जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की इस नई क्लास में। साथियों, इस क्लास में हम लोग देखेंगे जीके जीएस के सिलेक्टेड टॉप 40 क्वेश्चंस को, जो कि दोस्तों ये अभी आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। दोस्तों, ये जो है सिलेक्शन वाली 5वीं क्लास है। इसके पहले हमने आपको 4 क्लास करा दिए हैं और दोस्तों हम आपको जो है इसकी 20 क्लासें कराने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो क्लास है आपको डेली शाम को 4 बजे मिलने वाली है। और जो ये क्लास है ये एनटीपीसी 12th लेवल का जो एग्जाम होने वाला है 7 अगस्त से, उसके लिए दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। बच्चे पूछते हैं कि इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है दोस्तों, उसको जो है वहाँ पर जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। उस पर जो है इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। दोस्तों, ये जो क्लास है आप सभी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए साथियों इस क्लास को बिना स्किप किए हुए शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोग जो है कॉपी पेन लेकर के बैठा करिए, जिससे कि आपको जितने भी हम महत्वपूर्ण पॉइंट बताएंगे वो आपको नोट कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाली सभी क्लास नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक मौर्य वंश से संबंधित नहीं था। तो दोस्तों, ये जो मौर्य वंश से संबंधित नहीं था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा बिंबिसार। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं। जो राजा बिंबिसार को हर्यक राजवंश का संस्थापक माना जाता है और मगध क्षेत्र पर शासन करने वाला ये पहला प्रमुख राजवंश है। उन्होंने दोस्तों 558 ईसा पूर्व से 491 ईसा पूर्व तक शासन किया और वह जो है गौतम बुद्ध के समकालीन थे और दोस्तों महावीर के प्रशंसक भी माने जाते थे। उन्होंने दोस्तों राजगृह या ग्रीव राज्य जो कि बिहार में है, इसको जो है अपनी राजधानी बनाई, क्योंकि यह एक जो है उस समय के दौरान 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। उसने दोस्तों राजगृह को व्यवहारिक रूप से अवैध बना दिया था। ठीक है, नेक्स्ट साथियों है, वह पहले राजा थे जिन्होंने कौशल देवी यानी कि जो कौशल की राजकुमारी और प्रसेनजीत की जो बहन थी चेलना दोस्तों वैशाली के लिच्छवी राजकुमार की बेटी थी, और जो खेमा थी दोस्तों ये जो है मद्र पंजाब की राजकुमारी थी। इससे जो है दोस्तों शादी करके वैवाहिक गठबंधनों के उपयोग से अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। ठीक है, वह दोस्तों पहले राजा थे जिनके पास स्थायी सेना थी। यह शुरू में अवंती राजा प्रद्योत के प्रतिद्वंदी थे, लेकिन बाद में उनसे दोस्ती की और साथ ही उन्होंने अपने शाही चिकित्सक जीवक को उज्जैन भेजा जब प्रद्योत को पीलिया हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट साथियों है, उन्हें जो है कैद कर लिया गया और अंततः उनके बेटे जो थे अजातशत्रु, इन्होंने जो है इनको मार डाला था। दोस्तों यहाँ पर जो है कुछ पॉइंट है, इनको याद रखिएगा। मौर्य राजवंश की जो स्थापना दोस्तों है ये चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, जिन्होंने चाणक्य की मदद से नंद वंश का जो अंतिम शासक था घनानंद, इसको हराया था। ठीक है, तो ये दोस्तों आप लोग पॉइंट नोट करिएगा। दोस्तों वहीं पर जो है कुछ यहाँ पर जो है मौर्य राजवंश के शासकों के नाम दिए हुए हैं और उनका शासनकाल दिया हुआ है, यहाँ से उनको देख लीजिएगा। दोस्तों अगर बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की, दोस्तों जो चंद्रगुप्त मौर्य था इसका शासनकाल 322 से 297 ईस्वी पूर्व तक था। ठीक है, नेक्स्ट साथियों है बिंदुसार, ये जो है 297 से 272 और 268 ईसा पूर्व तक साथियों उनका शासनकाल था। और वहीं पर दोस्तों बात करते हैं अशोक की, तो अशोक जो है दोस्तों 268 या 272 से 232 ईसा पूर्व तक। दशरथ का 232 से 224 ईसा पूर्व। संप्रति दोस्तों 224 से 215 ईसा पूर्व। सालिसु का दोस्तों ये जो है 215 से 202 ईसा पूर्व। देववर्मन ये 202 से 195 ईसा पूर्व। और वहीं पर दोस्तों बात करते हैं सत धनवन की, ये दोस्तों 195 से 187 ईसा पूर्व। और बृहदर्थ दोस्तों इनकी जो है 187 से 180 ईसा पूर्व तक इनने शासन किया था। ठीक है, नेक्स्ट साथियों है कि इस वंश के जो सबसे प्रसिद्ध राजा थे कौन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और जो बिंदुसार दोस्तों ये जो है इस वंश के सबसे प्रसिद्ध राजा थे। दोस्तों प्रथम और प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगस्थनीज, उन्होंने इंडिका पुस्तक लिखी जो है, और जो है इनने जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार का इसने दौरा भी किया था। चंद्रगुप्त जो है मौर्य बाद में संत भद्रबाहु की मदद से दोस्तों जैन धर्म के अनुयायी बन गए और दक्षिण भारत चले गए, जहां उन्होंने संलेखना या मौत की भूख से प्रदर्शन किया। दोस्तों अशोक जो है इस राजवंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक था, जिसने प्रसिद्ध कलिंग युद्ध लड़ा और सामूहिक नरसंहार के बाद खुद को बौद्ध धर्म में परिवर्तित कर लिया। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो है याद करने का पॉइंट क्या है कि चंद्रगुप्त मौर्य दोस्तों किस धर्म को अनुयायी बन गया था, तो जैन धर्म का बन गया था। वहीं पर दोस्तों जो अशोक था ये बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ठीक है, तो ये दोस्तों पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट साथियों है कि जो विभिन्न देशों में राजदूत भेजकर जो है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विभिन्न उपायों को अपनाया, और अशोक जो है पहले भारतीय राजा भी थे जिन्होंने शिलालेखों के माध्यम से अपने लेखों से सीधे अपने लोगों से जो है सीधे बातचीत की थी। ठीक है, मौर्य शिलालेखों में प्रयुक्त लिपियों के मुख्य रूप से ब्राह्मी, खरोष्ठी और आरामी जो और दोस्तों ग्रीक अफगानिस्तान में थी, और प्राकृतिक जो प्रमुख जो भाषा दोस्तों थी ये कौन थी, प्राकृत थी। दोस्तों अगर बात करते हैं और अंतिम मौर्य शासक की, तो ये जो है दोस्तों बृहद्रथ जो है ये अंतिम मौर्य शासक था, और 185 ईसा पूर्व में उनके प्रमुख सेनापति पुष्यमुत्र शुंग ने दोस्तों इनको मार डाला था। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से कुछ संदर्भों में 3 शब्द समान हैं और एक शब्द अलग है, वह शब्द चुने जो बाकी से अलग है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है लकड़ी, कागज और ऊन, ये दोस्तों तीनों जो है एक हैं, और जो प्लास्टिक दोस्तों है ये जो है इनसे अलग है। आइए देखते हैं दोस्तों ये किस प्रकार से अलग है। तो दोस्तों प्लास्टिक है, यह जैव निम्नीकरण पदार्थ नहीं है। बाकी दोस्तों जो है लकड़ी, कागज, ऊन जो है ये क्या है, तो ये जो है दोस्तों जैव निम्नीकरण पदार्थ हैं। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि सुभाष शर्मा द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई जो पुस्तक है बियॉन्ड द कोर्ट रूम में किस न्यायविद के विचारों को प्रमुखता से दर्शाया गया है। तो दोस्तों ये जो है फाली एस नरीमन को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा के सचिव कौन थे। तो दोस्तों जो संविधान सभा के जो सचिव थे ये HVR अयंगर जो थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं संविधान सभा में संविधान के मुख्य प्रारूपकार कौन थे। तो SN मुखर्जी दोस्तों ये प्रमुख प्रारूपकार थे। संविधान सभा के संवैधानिक जो सलाहकार दोस्तों थे ये कौन थे, तो कानूनी जो सलाहकार थे सर BN राव दोस्तों ये जो है कानूनी सलाहकार थे। वहीं पर दोस्तों संविधान सभा के पहले निर्वाचित अध्यक्ष थे दोस्तों ये कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है संविधान सभा के पहले निर्वाचित अध्यक्ष थे। ठीक है, नेक्स्ट साथियों है संविधान सभा के प्रथम अंतरिम अध्यक्ष कौन थे। तो सच्चिदानंद सिन्हा दोस्तों ये संविधान सभा के प्रथम अंतरिम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट साथियों है सच्चिदानंद सिन्हा ने 9 दिसंबर 1946 को कार्यभार संभाला, लेकिन 11 दिसंबर 1946 को इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोस्तों संविधान सभा के पहले अध्यक्ष के रूप में इनको चुना गया था। ठीक है, वहीं पर दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान सभा का जो चिन्ह है ये क्या था, दोस्तों हाथी जो है संविधान सभा का चिन्ह था। मूल प्रस्तावना व्यवहार राम मनोहर सिन्हा द्वारा प्रकाशित, सुशोभित और अलंकृत है। दोस्तों वहीं पर बात की जाए कि जो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने मूल प्रस्तावना को सुलेखित किया था। ठीक है, ये दोस्तों पॉइंट भी आप लोग नोट करिएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि एजुअल मिजोरम में शुरू किए गए साल भर चलने वाले स्वतंत्रता अभियान का क्या नाम है। ये दोस्तों जो है हनात लांग पुई दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आइए दोस्तों देखते हैं यह दोस्तों जो अभियान है शहरी विकास एवं गरीबी उन्मूलन विभाग आइजोल नगर निगम AMC और सेंट्रल यंग मिजो एसोसिएशन का संयुक्त प्रयास है। ठीक है, इस पहल का जो उद्देश्य है जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान करना तथा आइजोल की समग्र स्वच्छता में सुधार करना जो है दोस्तों इसका उद्देश्य था। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थी। दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रामा देवी। ठीक है, आइए दोस्तों देखते हैं इसमें जो की पॉइंट है। BS रामा देवी दोस्तों भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थी। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों वह कर्नाटक की भी पहली महिला राज्यपाल थी। दोस्तों जो प्रतिभा देवी पाटिल हैं ये भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी जो कि 2007 से 2012 तक थी। दोस्तों वहीं पर बात करते हैं मीरा कुमार की। दोस्तों जो मीरा कुमार हैं ये वर्ष 2009 से 2014 तक भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। वहीं पर दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में भारत के जो वित्त मंत्री हैं कौन हैं, तो निर्मला सीतारमण दोस्तों ये एक प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ और भारतीय जनता पार्टी की सदस्य हैं। ठीक है दोस्तों, जितने पॉइंट हैं ये आप लोग को सारे पॉइंट नोट करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट साथियों है निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश को लेह लद्दाख से जोड़ता है। तो दोस्तों जो बारालाचा दर्रा है ये जो है हिमाचल प्रदेश को लेह लद्दाख से जोड़ता है, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं जो बारालाचा दर्रा है ये जो है जास्कर श्रेणी में एक उच्च पर्वतीय दर्रा है। ठीक है,
जो हिमाचल प्रदेश के लाहौर जिले को लद्दाख के लेह जिले से जोड़ता है। लेह मनाली राजमार्ग दर्रे से होकर गुजरता है। जो चिनाब नदी की दोस्तों दो शाखाएं हैं, कौन कौन सी, तो चंद्रा और भागा। दोस्तों जो बारालाचा दर्रे से जो है ये निकलते हैं, ठीक है, तो ये दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट साथियों है भागा जो नदी है इसका उद्गम जो है सूर्यताल झील से होता है, जो मनाली की ओर दर्रे से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, चंद्रा जो है इस क्षेत्र के ग्लेशियरों से निकलती है। और जो चिनाब का दोस्तों जो स्थानीय नाम है चंद्रभागा, नीचे की ओर चंद्र और भागा नदियों के मिलन का जो है प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है डैश के स्नातक ने संस्कृत साहित्य को सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए एक निशुल्क वेबसाइट लॉन्च की है। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा आईआईटी बॉम्बे ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बस दोस्तों बात करते हैं जो अंतरिक्ष बोथाले जोधपुर राजस्थान से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं दोस्तों, उसने जो है संस्कृति साहित्य.org की स्थापना की, जो संस्कृत साहित्य ग्रंथों के लिए एक निशुल्क ऑनलाइन समाधान है। ठीक है दोस्तों, संस्कृत साहित्य के साथ प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण को भी ये जोड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट साथियों है भारतीय नौसेना ने पहले भारत अफ्रीकी अभ्यास की घोषणा की, अभ्यास का नाम क्या है। दोस्तों ये जो अभ्यास है इसका नाम है एकीमी, यानी जो ऑप्शन नंबर दोस्तों ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला से साबरमती नदी का उद्गम होता है। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा विंध्य पर्वत। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो साबरमती नदी है ये साबरमती बेसिन राजस्थान और गुजरात राज्यों में फैली हुई है, जिसका क्षेत्रफल दोस्तों 21,674 वर्ग किलोमीटर है, जिसकी अधिकतम लंबाई और चौड़ाई जो है 300 किलोमीटर और 150 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, साबरमती नदी है राजस्थान के उदयपुर जिले की कोटडी तहसील में अरावली पहाड़ियों से ये निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट साथियों है कि बेसिन का आकार जो है लगभग जो है त्रिकोणीय है, और जिसका जो आधार दोस्तों साबरमती नदी है और शीर्ष बिंदु के रूप में वाटरक नदी का स्रोत है। ठीक है दोस्तों, दाएं किनारे की जो सहायक नदियां हैं सेई, सिरी और धामनी है। अगर बात की जाए दोस्तों बाएं किनारे की जो सहायक नदियां हैं ये वकल, हरनव, हाथमती, खारी और वातक दोस्तों ये जो है बाएं किनारे की जो है सहायक नदियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि भारतीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस लोकप्रिय शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा अतुल्य भारत। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं जो पर्यटकों को वैश्विक स्तर पर आकर्षित करने के लिए 2002 से अतुल्य भारत शीर्षक को आधिकारिक रूप से स्थापित और प्रचारित किया जा रहा है। और दोस्तों अपनी तरह की पहली जो है विपणन पहल के तहत अतुल्य भारत शब्दावली का विचार पहली बार 2002 में वी सुनील रचनात्मक निदेशक O&M दिल्ली और अमिताभ कांत दोस्तों संयुक्त सचिव जो है पर्यटन मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किया गया था। दोस्तों जो अभिनेता अमिताभ बच्चन और प्रियंका चोपड़ा को 2017 में जो है अतुल्य भारत अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। दोस्तों ये जो पॉइंट है आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट साथियों है कि विश्व थायराइड दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा जो विश्व थायराइड दिवस है ये प्रतिवर्ष जो है 25 मई को मनाया जाता है। ठीक है, आइए दोस्तों देखते हैं जो पहला दोस्तों विश्व थायराइड दिवस था ये 2008 में मनाया गया था। और दोस्तों अगर बात की जाए 2025 की थीम क्या है तो थायराइड रोग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोस्तों ये 2025 की थीम है। यूरोपीय थायराइड एसोसिएशन ने भी यूरोपीय थायराइड दिवस 25 मई 2008 को शुरू किया था। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि पाटवा अंतरराष्ट्रीय यात्रा पुरस्कार 2025 में डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर रोमांस पुरस्कार किस देश ने जीता है। तो ये दोस्तों जो है जमैका ने जीता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये पुरस्कार दोस्तों दुनिया भर में पर्यटन, आतिथ्य और यात्रा सेवाओं में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किए जाते हैं। दोस्तों ITB बर्लिन में दिए गए पुरस्कारों में जमैका को एक यात्रा पुरस्कार के रूप में यात्रा स्थल के रूप में अपने रोमांटिक आकर्षण के लिए दोस्तों चुना गया था। ठीक है दोस्तों, इस आयोजन में जो है इस वर्ष के चयन के लिए कैरिबियाई क्षेत्र के साथ साथ दक्षिण
अमेरिका, यूरोप और भारत को प्रमुख केंद्रों के रूप में उजागर किया है। ठीक है दोस्तों, अगर बात की जाए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर दिए हुए हैं, विजेता के नाम यहाँ पर दोस्तों दिए हुए हैं। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर, दोस्तों जो रोमांस के लिए दोस्तों जमैका को दिया गया है, और वहीं पर दोस्तों प्राकृतिक आकर्षण के लिए गयाना को दिया गया है। दार्शनिक सौंदर्य और ऐतिहासिक स्थल के लिए दोस्तों इटली को दिया गया है। समुद्री पर्यटन के लिए दोस्तों नस्साउ और पैराडाइज द्वीप को दिया गया है, और अनुभव के लिए दोस्तों ब्राजील गणराज्य को दिया गया है। इको एडवेंचर्स के लिए सेंट विंसेज और ग्रेनेडाइंस को दिया गया है, ग्रेनेडाइंस को दिया गया है। ठीक है, हिडन ट्रेजर्स को दोस्तों ये जो है सेंट किट्स और नेविस को दिया गया है, और रॉयल अनुभव के लिए दोस्तों राजस्थान को दिया गया है, और एडवेंचर पर्यटन के लिए दोस्तों आर्मेनिया गणराज्य को ये दिया गया है। ठीक है, तो दोस्तों ये जितने भी जो विजेता हैं इनको आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट प्रोटोकॉल निर्दिष्ट करता है कि इंटरनेट पर डेटा का आदान प्रदान कैसे किया जाता है और इसे आईपी पैकेट में जो है कैसे तोड़ा जाना चाहिए। दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा टीसीपी, यानी दोस्तों जो ऑप्शन नंबर सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं टीसीपी या आईपी मॉडल इंटरनेट पर नेटवर्क उपकरणों को जोड़ने के लिए एक संचार प्रोटोकॉल है। इसमें जो है 4 स्तर होते हैं। कौन कौन से? तो एप्लीकेशन स्तर, परिवहन स्तर, इंटरनेट के स्तर और नेटवर्क एक्सेस स्तर। ठीक है, तो ये दोस्तों 4 स्तर इसके होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है एमएस एक्सेल 2010 में दिन, माह और वर्ष को डेट फॉर्मेट करने के लिए उपयोग की जाने वाली शॉर्टकट की जो है इनमें से कौन सी है, ये आपसे पूछा गया है। दोस्तों यहाँ पर एक्सेल है। ठीक है, तो एमएस एक्सेल जो है, ठीक है, ये आपसे पूछा गया है। दोस्तों जो एमएस एक्सेल 2010 में दिन, माह और वर्ष को डेट फॉर्मेट करने के लिए उपयोग की जाने वाली शॉर्टकट की इनमें से कौन सी है, दोस्तों ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों याद रखिएगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस हैश जो है ये दोस्तों शॉर्टकट की है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आइए देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर दिए हुए हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस हैश की बात करते हैं तो दबाकर दोस्तों दिनांक, माह और वर्ष वाला डेट फॉर्मेट लागू किया जाता है। वहीं पर दोस्तों कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस @ दबाए जाने पर घंटा, मिनट और एएम या पीएम के साथ डेट फॉर्मेट लागू होता है। और दोस्तों ये जो है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एप्लन ऋणात्मक संख्याओं के लिए एक ऋण चिन्ह का उपयोग करता है और 2 दशमलव स्थानों, हजार विभाजन और हजार विभाजन के नंबर फॉर्मेट का उपयोग करता है। ठीक है, नेक्स्ट साथियों याद रखिएगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ऑब्लिक शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस नेविगेशन कीज दोस्तों वर्तमान करेक्ट स्थिति में जो है टेक्स्ट का चयन करने के बाद कैरेट को टेक्स्ट की शुरुआत में ले जाएं। ठीक है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ का दोस्तों जो उपयोग है ये अन्य कंट्रोल और शिफ्ट कीबोर्ड शॉर्टकट काम कर रहे हैं, जैसे कि जूम करने के लिए कंट्रोल प्लस, आमतौर पर दोस्तों सभी आर्ट वर्क का चयन करने के लिए कंट्रोल प्लस ए का उपयोग करता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आउटलाइन बनाने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ का उपयोग करता है। ठीक है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी की बात की जाए दोस्तों तो एक नया फोल्डर बनाएं और प्रत्येक खुले टैब को बुकमार्क करें। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 में भाग लिया, जिसमें दोस्तों नवीकरणीय ऊर्जा और हरित हाइड्रोजन में भारत के दृष्टिकोण और क्षमताओं पर प्रकाश डाला गया है। यह सम्मेलन दोस्तों कहां आयोजित किया गया था? दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा रॉटरडैम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन 2023 में 2.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर के प्रारंभिक परिव्यय के साथ इसको लॉन्च किया गया है। दोस्तों इसका जो उद्देश्य है हरित हाइड्रोजन के लिए क्षेत्रीय मांग सृजित करना जो है इसका दोस्तों उद्देश्य है। घरेलू क्षमता को बढ़ाने के लिए उत्पादन को प्रोत्साहन देना, 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन प्राप्त करना दोस्तों इसका जो उद्देश्य है। ठीक है, तो ये दोस्तों आप लोग पॉइंट नोट करिएगा। नेक्स्ट साथियों है प्रति वर्ष 50 MMT CO2 उत्सर्जित से बचाना, 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर दोस्तों का निवेश आकर्षित करना और 6 लाख से अधिक नौकरियां जो है सृजित होंगी इसके तहत। भारत ने दोस्तों हरित हाइड्रोजन प्रमाणन योजना शुरू की है और दोस्तों ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया संयंत्रों को पर्यावरणीय मंजूरी से छूट दी गई है। ठीक है दोस्तों, जो 3 बंदरगाह हैं कौन कौन से हैं? तो कांडला,
पारादीप और तूतीकोरिन दोस्तों ये 3 बंदरगाह हैं, इनको पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा ग्रीन हाइड्रोजन हब के रूप में विकसित किया जाएगा। ठीक है, तो ये दोस्तों आप लोग पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि श्रम और रोजगार मंत्रालय और स्विगी के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का उद्देश्य क्या है? तो ये दोस्तों गिग और लॉजिस्टिक क्षेत्र में रोजगार संबंधों को मजबूत करना दोस्तों इसका उद्देश्य है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मंगलवार को श्रम और रोजगार मंत्रालय ने स्विगी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, और दोस्तों इस समझौता ज्ञापन का जो उद्देश्य था रोजगार संबंधों को गिग और लॉजिस्टिक क्षेत्र में मजबूत करना है। यह दोस्तों सहयोग, दक्षता और सुलभता को युवाओं के लिए शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों में गिग और प्लेटफॉर्म आधारित नौकरियों के लिए बढ़ाएगा। नेक्स्ट साथियों है समझौता ज्ञापन पर जो हस्ताक्षर दोस्तों हैं इनकी उपस्थिति में हुए थे। किनकी उपस्थिति में? तो मनसुख मांडविया दोस्तों ये केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री हैं, और दोस्तों जो शोभा करंदलाजे ये दोस्तों जो है श्रम और रोजगार राज्य मंत्री हैं। दोस्तों यह साझेदारी जो है राष्ट्रीय कैरियर सेवा पोर्टल का लाभ उठाती है। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के वर्तमान प्रबंध निदेशक कौन है? ये दोस्तों जो है श्री प्रवीण कुमार हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं जो DFCCIL रेल मंत्रालय के अंतर्गत एक अनुसूची ए PSU है। इसका दोस्तों उद्देश्य जो है रेलवे यातायात में भीड़ भाड़ कम करना तथा माल ढुलाई दक्षता बढ़ाना है। स्वर्णिम चतुर्भुज DFC से रेलवे की माल ढुलाई क्षमता बढ़ेगी और दोस्तों 30 वर्षों में 450 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड की बचत होने की उम्मीद है। ठीक है, JICA विश्व बैंक और रेल मंत्रालय द्वारा दोस्तों 3:1 ऋण इक्विटी अनुपात के साथ वित्त पोषित है। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की अभिलाषिकताएं हैं? तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा परिश्रमिता, बहुमुखी और सटीकता। ये जो तीनों दोस्तों हैं ये कंप्यूटर की अभिलाषिकताएं हैं। इसका मतलब दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ये सभी। ठीक है, आइए दोस्तों देखते हैं जो कंप्यूटर है दोस्तों कंप्यूटर प्रणाली की विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला दोस्तों है परिश्रमिता। ये क्या होता है? तो एक कंप्यूटर लाखों कार्यों या गणनाओं को समान स्थिरता और सटीकता के साथ कर सकता है। यह दोस्तों किसी भी थकान या एकाग्रता की कमी महसूस नहीं करता है और इसकी जो स्मृति भी इसे मनुष्य से श्रेष्ठ बनाती है। ठीक है, वहीं पर दोस्तों बात करते हैं बहुमुखी की। जो बहुमुखी प्रतिभा के तात्पर्य यह है कि जो एक ही सटीकता और दक्षता के साथ दोस्तों विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने के लिए कंप्यूटर की क्षमता से। ठीक है, वहीं पर दोस्तों बात करते हैं सटीकता की। तो ये दोस्तों जो है कंप्यूटर 100% सटीकता के साथ गणना करते हैं और डेटा असंगति या अशुद्धि के कारण जो है त्रुटियां हो जाती हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा। यहाँ पर दोस्तों जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनको देख लेते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में दोस्तों मुख्य रूप से 3 प्रकार के सेकेंडरी स्टोरेज होते हैं। वो कौन कौन से हैं? तो दोस्तों जो पहला है सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस जैसे कि USB मेमोरी स्टिक। ठीक है, नेक्स्ट साथियों है ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस जैसे CD, DVD और ब्लू रे डिस्क। नेक्स्ट साथियों है चुंबकीय भंडारण उपकरण जैसे हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है, तो ये दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा, यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि CPU में कंट्रोल यूनिट का कार्य क्या है? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका जो आंसर दोस्तों हो जाएगा संचालन के अनुक्रम को नियंत्रित करना, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संचालन के अनुक्रम को नियंत्रित करना। दोस्तों आइए देखते हैं। दोस्तों अगर बात की जाए ALU में कंट्रोल यूनिट की, तो ये जो है एक कंट्रोल यूनिट एक प्रोसेस में एक एकीकृत सर्किट है जो इनपुट और आउटपुट को नियंत्रित करता है। यह दोस्तों एक प्रोग्राम से निर्देश प्राप्त करता है, फिर उन्हें जो है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट यानी कि ALU में भेजता है। ALU दोस्तों उचित गणना करता है और परिणाम मानों को कंट्रोल यूनिट में वापस भेजता है। ठीक है, कंट्रोल यूनिट दोस्तों क्या करता है कि जो इन मानों को आउटपुट के रूप में संबंधित प्रोग्राम में भेजती है, और एक विशिष्ट कंट्रोल यूनिट में कई लॉजिक गेट शामिल होते हैं और इसमें 2 महत्वपूर्ण घटक शामिल होते हैं। कौन कौन से? तो पहला दोस्तों है प्रोग्राम काउंटर PC, जो प्रोग्राम काउंटर मेमोरी से व्यक्तिगत निर्देशों को लोड करता है और उन्हें जो है क्रमिक रूप से संग्रहित
करता है। नेक्स्ट साथियों है इंटरजेक्शन रजिस्टर। ये क्या करता है, तो जो इंटरजेक्शन जो रजिस्टर होता है दोस्तों, ये जो है इन निर्देशों को डिकोड करता है और उन्हें जो है सीपीयू के लिए कमांड में परिवर्तित करता है। ठीक है, तो ये दोस्तों आप लोग भी पॉइंट जो है ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर एक मूल कार्य नहीं है। तो दोस्तों जो है इनमें से पूछा गया है कि इनमें से जो है कौन सा कंप्यूटर का एक मूल कार्य नहीं है। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा टेक्स्ट कॉपी करना। ये दोस्तों जो है कंप्यूटर का मूल कार्य नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं कि जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर का अर्थ कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पसली यूज फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च होता है। ठीक है दोस्तों, जो कंप्यूटर के मूल कार्य कौन कौन से हैं, तो पहला दोस्तों है इनपुट। ठीक है, नेक्स्ट साथियों है प्रसंस्करण, आउटपुट, संग्रहण। ये दोस्तों क्या है, कंप्यूटर के कार्य हैं। अगर दोस्तों यहीं पर बात करते हैं जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर की विशेषताएं कौन कौन सी हैं, तो समयोचित, क्या है, समयोचित, सटीकता, संपूर्णता, गति, परिश्रम और जो बहुमुखी प्रतिभा है दोस्तों, ये जो है इसकी विशेषताएं होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि भारत में किस राज्य ने देश की पहली समर्पित जहाज नीति शुरू की है। ये दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। यह नीति दोस्तों 2030 तक जो है महाराष्ट्र को जहाज निर्माण, मरम्मत और पुनर्चक्रण का केंद्र बनाने के लिए 6,600 करोड़ रुपए निवेश का लक्ष्य रखती है। ठीक है, इसका दोस्तों जो उद्देश्य है पूंजी सब्सिडी, कौशल विकास कोष और दीर्घकालीन भूमि पट्टों सहित विभिन्न प्रोत्साहनों के माध्यम से 2030 तक इस क्षेत्र में 40,000 रोजगार सृजित करना है। ठीक है, वहीं पर दोस्तों बात करें कि ये जो पहल है ये महाराष्ट्र के समुद्री क्षेत्र को बढ़ावा देने और भारत के बढ़ते जहाज निर्माण उद्योग में योगदान देने का प्रयास करती है। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि सेल में डेटा दर्ज करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा एस्केप की दबाना। इसको जो है इसका जो है दोस्तों उपयोग नहीं किया जा सकता है, मतलब जो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखते हैं जो एस्केप कुंजी एक प्रोग्राम में उपयोग की जाती है जब आप स्क्रीन पर वर्तमान में प्रदर्शित होने वाले को निरस्त करना, रद्द करना या बदलना चाहते हैं। उदाहरण के लिए यदि कोई वेब पेज इंटरनेट प्रक्रिया पर धीमी गति से संचालित हो रहा था तो एस्केप कुंजी दबाने से डाउनलोड बंद हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट साथियों है स्वच्छ भारत मिशन स्वच्छ भारत अभियान जो है कब शुरू किया गया था। ये दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका जो आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 2014 में दोस्तों स्वच्छ भारत जो अभियान जो है ये शुरू किया गया था। आइए दोस्तों जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनको देख लेते हैं। तो दोस्तों स्वच्छ भारत जो मिशन के बारे में कुछ बातें यहाँ पर दी गई हैं, इनको आप लोग नोट करिएगा। दोस्तों इसे जो है स्वच्छ भारत अभियान के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और दोस्तों जो स्वच्छ भारत अभियान है ये 2 अक्टूबर 2014 को नई दिल्ली के राजघाट में शुरू किया गया था और जो इसका उद्देश्य दोस्तों था ये 2 अक्टूबर 2019 तक स्वच्छ भारत की ओर था। ठीक है, तो ये दोस्तों आप लोग याद रखिएगा कि 2 अक्टूबर दोस्तों 2014 को इसको जो नई दिल्ली के राजघाट में शुरू किया गया था। ये दोस्तों पॉइंट आप लोग नोट करिएगा। नेक्स्ट साथियों है कि यह जो है हमें यह महसूस करने में मदद करने के लिए है कि स्वच्छता हर किसी का कर्तव्य और जिम्मेदारी है। ठीक है, इसका जो मकसद दोस्तों है खुले में शौचालय जाने पर रोक लगाना था। यह स्वच्छता और सफाई पर केंद्रित है और जो इसका दोस्तों उद्देश्य है ये उन लोगों के लिए शौचालय बनाना है जिनके पास शौचालय नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है इसका उद्देश्य था, ये आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की जो विधि है डैश को संविधान से लिया गया है। मतलब कि ये जो राष्ट्रपति के चुनाव की जो विधि है ये किस संविधान से लिया गया है, यानी कहाँ के संविधान से लिया गया है दोस्तों, ये जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो जो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आइए देखते हैं, बात करते हैं दोस्तों आर्टिकल 55 की। तो इसमें जो है राष्ट्रपति के चुनाव के तरीके, निर्वाचक मंडल की संरचना और निर्वाचक मंडल के सदस्यों के मतों के मूल्य की रूपरेखा दी गई है। दोस्तों जो भारत में जो राष्ट्रपति के चुनाव की विधि है एक अप्रत्यक्ष चुनाव है। ठीक है, ये पॉइंट दोस्तों आप लोग नोट करिएगा, जहां जो है राष्ट्रपति सीधे नागरिकों द्वारा नहीं बल्कि एक निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है जिसमें संसद के दोनों सदनों और राज्यों की जो विधान सभाओं के जो निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। ठीक है,
दोस्तों यहाँ पर जो है भारतीय संविधान और उनके कुछ स्रोतों से उधार ली गई जो कुछ अन्य महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। और दोस्तों ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितने भी इसमें पॉइंट दिए हैं दोस्तों आपको जो है सारे पॉइंट याद करने हैं, ठीक है। ये दोस्तों आप लोग नोट करिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं, बात करते हैं ब्रिटेन की। दोस्तों ब्रिटेन है, ब्रिटेन से संसदीय सरकार, कानून का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, कैबिनेट प्रणाली, विशेषाधिकार संबंधी रिट, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनीय वाद। दोस्तों ये कहां से लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से ये लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट साथियों है आयरलैंड। दोस्तों जो आयरलैंड है, राज्य के नीति निर्देशक का सिद्धांत, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, राष्ट्रपति के चुनाव की विधियां। ये दोस्तों कहां से ली गई हैं? तो ये जो है आयरलैंड के संविधान से ली गई हैं। नेक्स्ट साथियों है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो दोस्तों जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, यहाँ से राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्य, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना, मौलिक अधिकार, न्यायिक समीक्षा, ये कहां से लिए गए हैं? तो ये दोस्तों जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। वहीं पर दोस्तों बात करते हैं कनाडा से। तो एक मजबूत केंद्र के साथ संघ, केंद्र में अवशिष्ट शक्तियों का निहित होना, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार, ये दोस्तों कनाडा से लिया गया है। नेक्स्ट साथियों ऑस्ट्रेलिया। तो समवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये कहां से ली गई है? तो ये दोस्तों जो है ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। नेक्स्ट साथियों है रूस। तो प्रस्तावना में जो मौलिक कर्तव्य, न्याय का आदर्श, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये दोस्तों रूस से लिए गए हैं। और बात करते हैं दोस्तों फ्रांस से। तो प्रस्तावना में गणतंत्र के आदर्श, प्रस्तावना में स्वतंत्रता के आदर्श और प्रस्तावना में जो है समानता के आदर्श, प्रस्तावना में बंधुत्व के आदर्श, ये सभी जो है फ्रांस से लिए गए हैं। और दोस्तों बात करें जर्मनी से। तो आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का जो निलंबन है, ये जर्मनी से लिया गया है। और जो दक्षिण अफ्रीका है दोस्तों, यहाँ से संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव, ये जो है दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, ठीक है। जापान दोस्तों, यहाँ से कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा दोस्तों यहाँ से ली गई है, ठीक है। तो दोस्तों जितने भी पॉइंट हैं ये आप लोग याद रखिएगा, सारे पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, ठीक है। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि सिंगापुर भारत द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास का 31वां संस्करण जो है दोस्तों डैश में आयोजित किया गया था। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वर्ष के दौरान हवाओं की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन को डैश के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों इसको जो है मानसून के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं मानसून की। तो बारिश में विभंग हो जाता है, जिसका अर्थ है कि मध्य में गीले और सूखे का समय है। मानसून दोस्तों वर्षा केवल एक बार कुछ दिनों के लिए होती है और फिर वर्षा रहित अंतराल पर आती है। हवा की दिशा का मौसमी उलटफेर भारतीय उपमहाद्वीप में होता है, क्योंकि सर्दियों में दोस्तों हिमालय के उत्तर में एक उच्च दबाव वाला क्षेत्र होता है और जो है समुद्र से दक्षिण की ओर कम दबाव का जो है क्षेत्र होता है। इतनी ठंडी और शुष्क हवाएं हिमालय क्षेत्र से जो है समुद्र की ओर बहती हैं, ठीक है। नेक्स्ट साथियों है कि उच्च तापमान के कारण जो है गर्मियों में कम दबाव का क्षेत्र आंतरिक एशिया के साथ साथ उत्तर पश्चिम भारत में विकसित होता है और यह गर्मी के दौरान हवा की दिशा और दक्षिण पश्चिम मानसून के बढ़ने का एक पूर्व उलट कारण बनता है। दोस्तों भारत में जो है भारी वर्षा के जो है 4 महीनों के दौरान अर्थात जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर में प्राप्त होती है और यह जो दोस्तों दक्षिण पश्चिम मानसून की अवधि है जो समुद्र से भूमि पर जो है बहती है। केवल भारत के पूर्वी तट पर ठंड के मौसम के दौरान दोस्तों पूर्वोत्तर व्यापार जो है हवाओं से कुछ वर्षा होती है, ठीक है। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि ड्रोन आधारित जो क्वांटम संरचना पर काम करने के लिए किन दो संगठनों ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा सी डॉट और सिनर्जी क्वांटम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं जो सी डॉट है, सी डॉट का मतलब होता है टेलीमेटिक के विकास केंद्र ने दोस्तों समझौता ज्ञापन सिनर्जी क्वांटम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ जो है ये समझौता किया है। सिनर्जी क्वांटम दोस्तों एक गहन प्रौद्योगिकी फर्म है जो क्वांटम प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित है। तो दोस्तों इसका जो लक्ष्य है ये ड्रोन आधारित क्वांटम कुंजी वितरण सिस्टम विकसित करना जो है इसका जो है लक्ष्य है, ठीक है। यह पहल दोस्तों आत्मनिर्भर भारत का समर्थन करती है
और स्वदेशी नवाचार को सुरक्षित दूरसंचार में बढ़ावा देती है। ठीक है दोस्तों, यहीं पर जो है इसमें सहयोग भी शामिल है। ड्रोन के लिए दोस्तों क्वांटम संचार में संयुक्त अनुसंधान और विकास, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान अनुदान के लिए सह निर्माण प्रस्ताव और दोस्तों शोध पत्र यानी प्रकाशित करना, सम्मेलन, संगोष्ठी और विशेषज्ञ वार्ता का जो है इसमें आयोजन करना भी इसमें शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि त्रिपुरा और पारंपरिक कला रूपों, संस्कृति और विरासत को संरक्षित करने के उद्देश्य से यात्रा उत्सव दोस्तों आयोजित करने जा रहा है। यात्रा शब्द का क्या अर्थ है, ये दोस्तों आपसे पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, यहीं पर एक पॉइंट ये भी याद रखिएगा कि जो यात्रा उत्सव है ये कहाँ आयोजित किया जा रहा है, तो दोस्तों याद रखिएगा त्रिपुरा में जो है आयोजित किया जा रहा है। ये भी जो है क्वेश्चन बन सकता है। दोस्तों जो यात्रा है, यात्रा शब्द का अर्थ है यात्रा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसका जो उद्देश्य है पारंपरिक कला रूपों, सांस्कृतिक और विरासत को संरक्षित करना है। ठीक है, इसका उद्देश्य है। दोस्तों इसकी परिभाषा जो है, यात्रा का अर्थ यात्रा है जो इसके यात्रा थिएटर मूल को संदर्भित करता है। दोस्तों इसका जो रूप है, पारंपरिक बंगाली लोक रंगमंच जिसे यात्रा पाला के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों बात करते हैं क्षेत्र की, तो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम और त्रिपुरा जो है इसमें जो है लोकप्रिय क्षेत्र है ये। ठीक है, ये दोस्तों आप लोग पॉइंट यहाँ से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पहाड़ियों में से किसको नीले पर्वत के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी जो नीलगिरी दोस्तों पहाड़ियां हैं इनको नीले पर्वत के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो इसलिए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए दोस्तों देखते हैं इसके बारे में क्या की पॉइंट दिए हुए हैं। तो दोस्तों जो याद रखिएगा कि जो नीलगिरी पर्वत पश्चिम घाट के हिस्से के रूप में दक्षिणी भारत के तमिलनाडु और केरल राज्यों में फैले पहाड़ों की एक श्रृंखला है। नीलगिरी में दोस्तों सबसे ऊंची चोटी डोडा बेट्टा है। ये दोस्तों पॉइंट आप लोग नोट करिएगा। ठीक है, डोडा बेट्टा दोस्तों जो नीलगिरी में सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, नेक्स्ट साथियों है यह पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन स्थल भी है। इसको भी दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट साथियों है जो टोडा लोग जो है एक द्रविड़ जाति समूह है जो नीलगिरी पर्वत में रहते हैं। और दोस्तों जो नीलगिरी हिल्स नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। दोस्तों यहाँ पे जो है ये पॉइंट याद करिएगा और जो है ये पॉइंट भी आप लोग नोट करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट साथियों है जो खांसी दोस्तों जो हिल्स है ये मेघालय में स्थित है और गारो खांसी जयंतिया रेंज दोस्तों ये इसका हिस्सा है। ठीक है, सबसे ऊंची चोटी दोस्तों याद रखिएगा लुमसिलांग जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी है। वहीं पर दोस्तों बात करते हैं अनामिलाई हिल्स की, तो तमिलनाडु और केरल की सीमा पर दोस्तों ये स्थित है और हाल ही में एक नई मेढक प्रजाति बेरडो मिकलस ये दोस्तों जो है बीजो को अनामलाई पहाड़ियों के भीतर पाया गया था। ठीक है, सबसे ऊंची चोटी दोस्तों बात करते हैं तो सबसे ऊंची जो चोटी है ये अनामुड़ी दोस्तों सबसे ऊंची चोटी है अनामिलाई की। ठीक है, ये दोस्तों पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा। साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि इलायची दोस्तों बात करते हैं अनामिलाई हिल्स की, तो तमिलनाडु और केरल की सीमा पर दोस्तों ये स्थित है और हाल ही में एक नई मेढक प्रजाति बेरडो मिकलस बीजो को अनामलाई पहाड़ियों के भीतर पाया गया था। सबसे ऊंची जो चोटी दोस्तों है इसकी बात करते हैं तो अनामुड़ी दोस्तों सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, नेक्स्ट साथियों है इलायची पहाड़ियां, तो दोस्तों बात करते हैं जो इलायची पहाड़ियां हैं ये केरल और तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? केरल और तमिलनाडु में, जिसे यालामाला भी कहा जाता है। ठीक है, ये दोस्तों पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि विश्व कछुआ दिवस डैश में स्थित नाग शंकर मंदिर को आधिकारिक तौर पर कछुआ संरक्षण के लिए एक आदर्श मंदिर घोषित किया गया था। तो ये दोस्तों जो है कहां पर स्थित है? तो असम में स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं नाग शंकर मंदिर असम में जो है कछुआ संरक्षण के लिए आदर्श मंदिर है। स्थान दोस्तों इसका विश्वनाथ जिला 70 किलोमीटर दूर तेजपुर से सूटिया शहर के पास 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में राजा नागशंकर द्वारा दोस्तों नागखा राजवंश का बनाया गया। समर्पित दोस्तों किसके लिए है? तो भगवान शिव को दोस्तों ये समर्पित है। कछुआ को विष्णु के अवतार के रूप में भी
पूजा जाता है। ठीक है, तालाब में दोस्तों 250 से 300 कछुए हैं और जिनमें से गंभीर रूप से लुप्त प्राय काला नरम खोल वाला कछुआ भी शामिल है। ठीक है, यह दोस्तों भारतीय नरम खोल और मलय नरम खोल कछुओं का भी समर्थन करता है। ये दोस्तों जो पॉइंट है इनको आप लोग ध्यान रखिएगा। दोस्तों जो अन्य जीव कौन कौन से हैं, तो मोर, अजगर, हिरण एवं एक सूक्ष्म वन्य जीव अभ्यारण्य है ये। दोस्तों जल स्रोत कौन सा है, तो ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन का एक जो है स्थिर आवास सुनिश्चित करता है ये। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण डैश के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ये दोस्तों आपसे पूछा गया है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा जो शतपथ ब्राह्मण और जो तैत्तिरीय ब्राह्मण है ये जो है ब्राह्मण ग्रंथ का हिस्सा है। ये दोस्तों क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों जो जो यजुर्वेद है ये शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण का जो है ये यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं यजुर्वेद की, तो इसे जो है यज्ञ प्रार्थना की पुस्तक के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, दोस्तों जो यजुर्वेद है इसकी दो मुख्य शाखाएं हैं, कौन कौन सी, तो कृष्ण और शुक्ल यजुर्वेद। ठीक है, दोस्तों जो शुक्ल यजुर्वेद में केवल भजन है, लेकिन जो कृष्ण यजुर्वेद में पाठ के अतिरिक्त गद्य में भाष्य भी है। ठीक है, जो शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण दोस्तों यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों आप लोग पॉइंट यहाँ से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट साथियों है सामवेद। दोस्तों इसे जो है मंत्रों की पुस्तक के रूप में जाना जाता है और इसमें दोस्तों ऋग्वेद से जुड़े संगीतमय भजन इसमें शामिल हैं। ठीक है, दोस्तों अगर बात करें अथर्ववेद की, तो इसमें जो है मनोहर आकर्षण और मंत्र हैं। इसमें दोस्तों आयुर्वेद की भी चर्चा है। ठीक है, अगर दोस्तों बात करें ऋग्वेद की, तो इसमें जो है विभिन्न देवी देवताओं को समर्पित ये जो है 1028 भजन इसमें संकलित हैं। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है डैश ने 2 डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है और अपना डिजी पिन जाने और अपना पिन कोड जाने। ये दोस्तों इस किसका जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म है, तो डाक विभाग ने दोस्तों इसको जारी किया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये जो प्लेटफॉर्म है भारत की पते की व्यवस्था के आधुनिकीकरण का समर्थन करते हैं, जो राष्ट्रीय भू स्थानिक नीति 2022 का हिस्सा है। दोस्तों जो डिजीपिन डिजिटल पोस्ट इंडेक्स नंबर एक भू कोडित ग्रिड आधारित डिजिटल पता प्रणाली है। दोस्तों डिजीपिन को डाक विभाग ने आईआईटी हैदराबाद और एनआरएससी आईएसआरओ के सहयोग से इसको विकसित किया है। दोस्तों यह जो कुशल सुरक्षित पता डेटा सेवाओं के लिए एड्रेस एज अ सर्विस विजन का हिस्सा है और दोस्तों अपना डिजीपिन जाने प्लेटफॉर्म उपयोगकर्ताओं को अनुमति देता है भू स्थान का उपयोग करके अपना डिजीपिन ढूंढें और दोस्तों जो डिजीपिन प्राप्त करने के लिए अक्षांश और देशांतर दर्ज करें या इसके विपरीत पारंपरिक 6 अंकीय पिन कोड प्रणाली जिसे 1972 में शुरू किया गया था अभी भी ये उपयोग में है। ठीक है, नेक्स्ट साथियों है अपना जो पिन कोड जाने ऐप जो है उपयोगकर्ताओं की मदद करता है सही पिन कोड दोस्तों जीएनएसएस आधारित स्थान का उपयोग करके ढूंढे। ठीक है, नेक्स्ट साथियों है प्रतिक्रिया सबमिट करें। दोस्तों जो पिन कोड सटीकता में सुधार करने के लिए जो है ये प्रतिक्रिया सबमिट करें और एक राष्ट्रीय जियो फेंसिंग परियोजना ने उच्च सटीकता के लिए सभी पिन कोड सीमाओं को भू संदर्भित किया है। ठीक है, ये दोस्तों जितने पॉइंट हैं ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा डेटा की सुलभता बढ़ाने और सांख्यिकी प्रणाली को मजबूत करने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया गया था। दोस्तों ये जो पोर्टल है इसका नाम है माइक्रो डेटा पोर्टल, यानी जो ऑप्शन नंबर दोस्तों ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो नया माइक्रो डेटा पोर्टल है राष्ट्रीय सर्वेक्षणों और आर्थिक जनगणना से व्यापक सांख्यिकी डेटा के लिए एक केंद्रीकृत भंडार के रूप में कार्य करता है। ठीक है, यह पिछले पोर्टल द्वारा सामना की जाने वाली तकनीकी सीमाओं को दूर करता है जिसमें से एक आधुनिक और स्केलेबल तकनीकी ढांचा है। दोस्तों पोर्टल जो है नवीनतम सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करता है और एक उत्तरदायी डिजाइन और डेटा एक्सेस तंत्र ये प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि एचडीएफसी बैंक द्वारा भारतीय वायुसेना और सीएससी अकादमी के सहयोग से शुरू की गई परियोजना का नाम क्या है। दोस्तों ये जो परियोजना है इसका नाम है प्रोजेक्ट HAKK। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं रक्षा पेंशन भोगियों पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को
सहायता और सेवाएं प्रदान करने के लिए HDFC बैंक ने प्रोजेक्ट HAKK यानी कि हवाई अनुभवी कल्याण केंद्र लॉन्च किया है। और दोस्तों जो प्रोजेक्ट HAKK का उद्देश्य कौशल विकास और वित्तीय उत्पादों और सेवाओं पर प्रशिक्षण के माध्यम से रक्षा पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को सशक्त बनाना है। ठीक है, यह दोस्तों जो परियोजना है शुरू में पूर्व सैनिकों को सेवाएं प्रदान करने के लिए एक प्रमुख वायुसेना इकाइयों में 25 केंद्र जो है स्थापित करेगी। ठीक है, नेक्स्ट साथियों है 500 से अधिक सेवाएं उपलब्ध करे होंगी जो है, और इसमें जो है आधार, NPS, पैन कार्ड, पासपोर्ट सेवाएं और पेंशन से संबंधित सहायता शामिल है। दोस्तों CSC जो अकादमिक केंद्रों का प्रबंधन करने वाले व्यक्तियों को प्रशिक्षित करेगी और HDFC बैंक पहले वर्ष के दौरान उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं जो HDFC बैंक है, तो HDFC बैंक भारत के प्रमुख निजी क्षेत्र के बैंकों में से एक है जो देश भर में नवीन बैंकिंग समाधान प्रदान करने का पर जो है केंद्रित है। ठीक है, ये दोस्तों जितने भी फैक्ट हैं ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट साथियों है इसकी सेवाएं बैंकिंग आउटलेट और ATM के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से उपलब्ध हैं। ठीक है, वहीं पर दोस्तों बात करते हैं CSC अकादमी की। दोस्तों जो CSC अकादमी है ये एक सरकारी पहल है और इसका उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए कौशल विकास और प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करना है। ठीक है, तो ये दोस्तों आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि बाबर के संस्मरण तुजुक ए बाबरी को किस भाषा में लिखा गया था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा तुर्की भाषा में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाबर दोस्तों भारत में पहला मुगल शासक और मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। 1589 में दोस्तों बाबर के संस्मरणों का फारसी में जो है बाबरनामा के रूप में अनुवाद किया गया था। तो दोस्तों ये आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। दोस्तों बात करते हैं बाबर की, तो जो बाबर है दोस्तों ये 1526 से 1530 ईस्वी तक इसने शासन किया। इसका दोस्तों जो जन्म जो है 1483 ईस्वी में फरगना यानी जो अफगानिस्तान में है यहाँ पर इसका जन्म हुआ था। इसके पिता का नाम था दोस्तों उमर शेख मिर्जा, इसके पिता थे। और दोस्तों जो इनकी माता थी कुतलुग निगार, दोस्तों इनकी माता का नाम था जो कि एक मंगोल थी। ठीक है, नेक्स्ट साथियों है मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो बाबर थे। भारत में बारूद का आरंभ किया इसने। तुजुक ए बाबरी अपनी आत्मकथा दोस्तों तुर्की भाषा में लिखा। खानवा युद्ध के बाद दोस्तों गाजी नाम को अपनाया और 1530 में लाहौर में मृत्यु हो गई और अपनी इच्छा के खिलाफ आराम बाग यानी जो आगरा में दोस्तों है यहाँ पे दोस्तों इसको दफनाया गया था। ठीक है, बाद में दोस्तों उन्हें शेरशाह सूरी द्वारा अफगानिस्तान के काबुल में बाग ए बाबर गार्डन में दफनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट साथियों है दोस्तों जो पानीपत की पहली लड़ाई थी 1526 में हुई, इब्राहिम लोदी को इसने हराया था। ठीक है, खानवा के युद्ध में दोस्तों 1527 ईस्वी में राणा सांगा संग्राम सिंह इनको कहते हैं को इसने हराया था। और चंदेरी की दोस्तों लड़ाई हुई थी, चंदेरी की मेदिनी राय को हराया कब? 1528 ईस्वी में। वहीं पर दोस्तों जो घाघरा की लड़ाई में 1529 ईस्वी में बाबर का अंतिम युद्ध में जो है महमूद लोदी को इसने हराया था। दोस्तों अगर बात की जाए अब्दुल रहीम खान खाना, तो दोस्तों इसने जो है तुजुक ए बाबरी तुर्की का फारसी भाषा में अनुवाद किया और दोस्तों इसका जो नाम है ये बाबरनामा रखा। दोस्तों इसने जितने भी पॉइंट हैं सारे पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र सरकार ने 3 AI उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए डैश के साथ साझेदारी की है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट, यानी जो ऑप्शन नंबर दोस्तों डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं कि जो ये उत्कृष्टता केंद्र दोस्तों है ये जो है मुंबई, पुणे और नागपुर में स्थापित होंगे। ये दोस्तों आप लोग पॉइंट नोट करिएगा। मुंबई भू स्थानीय विश्लेषण केंद्र दोस्तों उपग्रह, इमेजरी और भौगोलिक सूचना प्रणालियों का उपयोग करके निर्णय लेने में सहायता के लिए उन्नत भू स्थानिक विश्लेषण पर ध्यान केंद्रित करेगा। दोस्तों पुणे उत्कृष्टता केंद्र जो है आपराधिक जांच और साक्ष्य प्रबंधन को बढ़ाने के लिए फोरेंसिक विज्ञान के साथ AI की एकीकृत करेगा। ठीक है दोस्तों, जो नागपुर स्थित मार्वल केंद्र शासन सुधार, निगरानी और सतर्कता के लिए AI संचालित समाधान पर काम करेगा। और दोस्तों जो है IIM नागपुर क्षमता निर्माण के लिए मार्वल के साथ सहयोग करेगा। ठीक है, वहीं पर दोस्तों जो माइक्रोसॉफ्ट अपने MS लर्न प्लेटफॉर्म के माध्यम से सरकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षण कार्यक्रम और प्रमाणन प्रदान
करेगा। ठीक है। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत आता है। दोस्तों जो अनुच्छेद 19 है ये दोस्तों मौलिक अधिकारों के स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आइए बात करते हैं जो भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं और वो जो है इस प्रकार हैं। तो दोस्तों देखिएगा, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के जो खिलाफ अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार और संवैधानिक उपचार का अधिकार। ये दोस्तों जो है भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 19 से 22 तक जो है भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार की स्वतंत्रता के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, वहीं पर दोस्तों अगर बात करते हैं अनुच्छेद 19 की, तो स्वतंत्रता के बारे में 6 अधिकारों की संरक्षण है। कौन कौन से? तो भाषण और अभिव्यक्ति, सभा, संगति, आंदोलन, रहने का स्थान जो है और व्यवसाय। ये दोस्तों जो है 6 प्रकार के जो है संरक्षण यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट साथियों है अनुच्छेद 20 की अगर बात करें तो अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण है। अनुच्छेद 21 में दोस्तों जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण है। और अनुच्छेद जो 21A है ये दोस्तों जो है प्राथमिक शिक्षा का अधिकार इसमें दिया गया है। और अनुच्छेद जो 22 है ये गिरफ्तारी और कुछ मामलों में हिरासत के लिए जाने के खिलाफ संरक्षण इसमें दिया गया है। तो दोस्तों ये जितने भी आर्टिकल हैं इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि भारतीय स्टेट बैंक द्वारा संशोधित सावधि जमा योजना का नाम क्या है। दोस्तों इसका जो नाम है अमृत वृष्टि। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो अमृत वृष्टि संशोधित ब्याज दरों के साथ एक अनूठी 444 द्विदिवसीय ठीक है अवधि प्रदान करती है, जिसमें वरिष्ठ नागरिकों के लिए 7.55% और अति वरिष्ठ नागरिकों के लिए 7.65% शामिल है। दोस्तों एसबीआई ने अन्य एफडी अवधियों के लिए ब्याज दरों में भी संशोधन किया है, जिसमें आप जो है आम जनता के लिए एफडी दरों में कमी शामिल है। दोस्तों संशोधित जो एफडी दरें हैं ये 15 अगस्त 2025 से प्रभावी होंगी और यह योजना बिना किसी आवेदन की समय सीमा के लचीलापन प्रदान करेगी। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि 18 मई 2025 को PSLV C61 द्वारा प्रक्षेपित होने वाले इसरो उपग्रह का नाम क्या है। दोस्तों ये जो उपग्रह है इसका नाम है EOS-09। ये दोस्तों असफल रहा है। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों जो इसरो है, इसरो ने अपना 101वां उपग्रह EOS-09 18 मई 2025 को प्रक्षेपित किया है। और जो इस प्रक्षेपण में दोस्तों PSLV C61 रॉकेट का उपयोग किया गया था। और जो EOS-09 के पहले के रिसात-1 जो है मिशन का अनुवर्ती है। दोस्तों यह एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है जिसमें सी बैंड सिंथेटिक एपर्चर रडार है। और दोस्तों यह जो है उच्च रिजोल्यूशन यह दोस्तों उच्च रिजोल्यूशन छवियों सभी मौसम की गति स्थिति में दिन या रात कैप्चर कर सकता है। ठीक है, यह दोस्तों जो उपग्रह है सीमाओं और तटों पर निगरानी को मजबूत भी करेगा। ठीक है, नेक्स्ट साथियों है आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए उपयोगी यह प्रवेश और संदिग्ध गतिविधियों का पता लगा सकता है। इसरो दोस्तों नासा इसरो सार उपग्रह को जो है GSLV F-16 पर प्रक्षेपित करने की भी तैयारी कर रहा है। दोस्तों जो निसार ड्यूल बैंड रडार जो है इसका उपयोग पारिस्थितिकी तंत्र, सतत परिवर्तन और आपदाओं का अध्ययन करने के लिए करता है। ये मिशन दोस्तों भारत की अंतरिक्ष आधारित निगरानी और आपदा प्रबंधन क्षमताओं को बढ़ाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट साथियों है सिंधु घाटी सभ्यता के काल में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रसिद्ध बंदरगाह शहर था। तो दोस्तों जो सिंधु घाटी सभ्यता के काल में जो है इनमें से जो है लोथल जो है एक प्रसिद्ध बंदरगाह था। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं लोथल की। तो लोथल जो है प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का एक दक्षिणी शहर था जो आधुनिक राज्य गुजरात में स्थित था। दोस्तों लोथल की जो खोज जो है पुरातत्विक SR राव ने की थी। दोस्तों ये जो तीनों पॉइंट आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट साथियों है कि मोहनजोदड़ो की खोज की अगर बात की जाए तो RD बनर्जी दोस्तों यानी कि राखल दास बनर्जी ने 1922 में दोस्तों मोहनजोदड़ो की खोज की थी। वहीं पर दोस्तों जो हड़प्पा की खोज
राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। और दोस्तों बात की जाए धौलावीरा की, तो इसकी खोज जो है जेपी जोशी ने 1967 से 1968 में की थी। और दोस्तों जो चंद्रहुदड़ो है इसकी खोज जो है एनजी मजूमदार ने 1935-36 में की थी। ठीक है, तो ये दोस्तों पॉइंट भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आपको क्लास पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आप लोगों को क्लास पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।